Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group GS classes। पूरी एनर्जी के साथ आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की क्लास अभी तक की हिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, ऐसे लोगों की बात करने वाले हैं और ऐसे लोगों ने जो काम किए हैं उन काम की हम बात करने वाले हैं। तो अपनी कॉपी बंद करके कान और दिमाग और आंखें बड़ी बड़ी खोल के पूरी क्लास में एक्टिव रहना। इंटरेस्टिंग क्लास बनाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग डेटा और फैक्ट्स को, जैसे मैं हमेशा आपको बताया, कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन के साथ रिलेट करके याद करते रहना। क्लास खत्म होने के बाद नोट्स बना लेना। पहले भी बताया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाता है, पहले वाले कमेंट पे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाया करो। क्लास के तुरंत बाद नोट्स पे चले जाते हैं। इसके अलावा अब मैंने लाइव सेशंस, लाइव डिस्कशंस, लाइव डाउट सेशंस प्लान किए हैं यूट्यूब पे। मैंने एक चैनल बनाया है अपना खुद का, अखंड पंडित के नाम से आप सर्च कर सकते हो, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। उस चैनल पे जाके आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। संडे से मैं लाइव सेशंस उस पे स्टार्ट करने वाला हूं। हर अल्टरनेट डे में मैं लाइव आऊंगा, जिसपे हम डायरेक्टली आपके डाउट्स और बेसिक कैरियर रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोगों को इतना पता है कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, करजन भाई साहब डिवाइड कर गए थे। 1907 में कांग्रेस का डिवीजन हुआ था। 1907 में जब कांग्रेस टूट गई थी, मॉडरेट और आपको बताया था मैंने, एक्सट्रीमिस्ट में अलग हो गई थी। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, जो एक्सट्रीमिज्म वाली सोच रखते थे, उन लोगों के पास, आपको मैंने ये भी बताया था, भीड़ का कंट्रोल था, क्योंकि वो भीड़ से उठे हुए आदमी थे। मॉडरेट्स पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों वाली ही बात करते थे। लेकिन कंट्री की जो मेजर पॉपुलेशन है हमेशा से आम जनता की रही है, ज्यादा हाई लेवल सोच रखने वाला बेसिक लेवल सोच को पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से मॉडरेट्स डिवीजन के बाद ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। और 1907 में जब स्प्लिट हो गया तो एक्सट्रीमिस्ट ज्यादा से ज्यादा लोग को जेल चले गए थे, कुछ छोड़ गए थे। तो बड़े बड़े लीडर जो जेल जा चुके थे, तो बेसिकली कांग्रेस के पास अब कुछ पता नहीं था, कुछ बचा नहीं था। इसका मतलब एक चीज यहां पे क्लियर हो गई थी, 1907 में अब लीडर गायब हो गया था, कांग्रेस में दम बचा नहीं था। जो दम रखने वाले थे वो जेल में थे या कहीं और जा चुके थे, कोई लीडर था नहीं। नए नए लोग नई नई एनर्जी लेके आगे आ रहे थे। 1907 के टाइम पे भगत सिंह नाम का एक बच्चा पैदा हो चुका था। उसके अलावा वहां पे उस समय रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत बढ़ने लगी थी। मैंने आपको उस समय कुछ एक्टिविटीज के बारे में बताया था, जिनको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी फेज 1। वो फेज 1 चला था। उसके बाद जब तक वो फेज 1 चलता रहा, लोग बम बम फोड़ते रहे, उड़ाते रहे, मारते रहे बहुत सारे लोगों को। 1915 में गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी इंडिया के अंदर आए और उन्होंने कहा, मेरे को पॉलिटिकली कुछ नहीं करना है, मैं जा रहा हूं घूमने गए थे। उन्होंने केक खाया था, चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्कर और खेड़ा सत्याग्रह वो निपटाया था। जब तक खेड़ा सत्याग्रह कंप्लीट हुआ था, उधर वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड वार 1 खत्म होने पे आ गया था। और वर्ल्ड वार 1 जब खत्म हुआ था, उस समय बहुत बड़ा चेंज इंडिया के अंदर आने वाला था, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के अंदर ब्रिटिश उन लोगों ने जीत हासिल की थी। तो अब वो लोग हर उस जगह को दबाने की कोशिश कर रहे थे जो जगह उनसे या जो लोग उनसे लड़े थे वर्ल्ड वार में, जिसमें पहला जर्मनी के बाद, बल्कि दूसरा जर्मनी तो था ही जिसको परेशान किया जा रहा था। मैंने आपको बताया था जर्मनी ने अभी रिसेंटली तक बहुत सारे फाइन भरे हैं, 2010 तक फाइन भरते गए हैं वो। और उसके अलावा ओटोमन अंपायर, उसके ऊपर उन्होंने ब्रिटिश ने कसने की, अपना जोर कसने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहली बार कोशिश की थी कि कैलिफेट की पोजीशन को हटा दिया जाए। कैलिफेट की पोजीशन को हटाने वाली बात इंडिया में काफी बढ़ के खिलाफत इशू बन के 1919 से स्टार्ट हुई थी। और उस 1919 की खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मिक्स करके 1920 के अंदर एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया था, भयंकर मूवमेंट लॉन्च किया था। एनर्जी और आग लेके सारे लोग उस मूवमेंट में जुट गए थे। भगत सिंह 1907 से अब धीरे धीरे बड़े होने लग गए थे। उनको भी चीजें दिख रही थी, उनको भी चीजें समझ में आने लगी थी कि ये चीजें हो रही हैं। और वो देख रहे थे कि बहुत सारे लोग बम फोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। गांधी जी को बहुत सपोर्ट मिल रहा था जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। बट 1922 के अंदर एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसमें गांधी जी ने ये चीज नोटिस करी कि भैया लड़ाई दंगे हो गए हैं, पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन जला दिया गया है, अब लड़ाई दंगे हो रहे हैं, वो मैं चाहता नहीं हूं, लड़ाई दंगे की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं नॉन कॉपरेशन वापस लेता हूं। जो लोग एनर्जी लेके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में घुसे थे, नए लड़के, नई जनरेशन यूथ जो घुसा था, उसके पास इतनी समझ नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग में तो एनर्जी भरी पड़ी है, हम तो लड़ जाते हैं,
तो लड़ जाते, वो समझते नहीं है, ना वो समझना चाहते हैं, ना उनको समझना चाहिए। उस टाइम पे भगत सिंह को झटका लगा, बहुत बुरा लगा कि यार ये गलत बात है। और भगत सिंह जैसे बहुत सारे लड़के, बहुत सारे यूथ जिसने आगे बढ़ बढ़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनको चोट पहुंची, गुस्सा आया। 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिनिश हो चुका था, फुल स्टॉप लग गया था, आज से हमारी क्लास का डिस्कशन वहीं से स्टार्ट होने वाला है। रिवीजन में इसलिए कराता हूं, आपको पूरी कहानी याद रहे, पुरानी क्लासेस देख लेना, चिपक रहा होगा दिमाग के अंदर। 1922 से हम बात करते हैं। अब क्या फंडा चल रहा था? अब कांग्रेस के अंदर सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा था, गांधी जी को 1922 में हो गई जेल, 1922 के अंदर गांधी जी को हो गई जेल। गांधी जी को 1922 से 1928 6 साल की जेल भेजी गई। ठीक है, गांधी जी चले गए जेल में। जब गांधी जी जेल में चले गए तो फिर कोई लीडर नहीं बचा। अब कांग्रेस के अंदर जो पहले लोग गांधी जी की लीडरशिप में काम कर रहे थे, गांधी जी के कहने पे ही कांग्रेस की चीजें हो रही थी, अब कांग्रेस के अंदर भी लोगों की सोच आपस में टकराने लग गई, डिवीजन होने लग गए और दो टाइप के ग्रुप बनने लग गए। पहला ग्रुप जो कांग्रेस के अंदर बना था वो था प्रो चेंजर्स। हम अभी भी कुछ चेंज ला सकते हैं, हम अभी चेंज लाने की कोशिश करेंगे, हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, गांधी जी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम चेंज ला सकते हैं। दूसरे नो चेंजर्स, नहीं, अब गांधी जी नहीं है तो जो वो गांधी जी बोलेंगे हम अभी वही करेंगे। प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स गांधी जी की बात मानते थे कि अब खत्म करो, नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है, हाँ विदेशी चीजों को बॉयकॉट करेंगे, हम खादी को यूज करेंगे, लेकिन अब हम नॉन कॉपरेशन या ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई मूवमेंट नहीं चलाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज उनका ये काम था, किसका? नो चेंजर, इनको चेंज नहीं कर रहा। क्योंकि गांधी जी जेल चले गए, उन्होंने बोला चेंज नहीं करना, आप लड़ाई कर रहे हो भाई, तुम नहीं करेंगे हम चेंज। तो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, बॉयकॉट चला रहे थे, लेकिन मूवमेंट कोई बड़ा नहीं चला रहे थे। दूसरा, गांधी जी ने ये कहा था कि भाई कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, लोगों की हेल्प करो, ऐसी चीजें करो तो हम वो करेंगे। तो वो हो गए हमारे नो चेंजर्स ग्रुप, चेंज नहीं लाएंगे। प्रो चेंजर्स की अभी भी हम चेंज ला सकते हैं। प्रो चेंजर्स वो ग्रुप था जिनको स्वराजिस्ट बोला जाता है। अभी भी हमारे अंदर स्वराज की आग है, लेकिन प्रो चेंजर्स ये कहते थे कि अब हम बॉयकॉट ना करेंगे, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, अब हम घुसेंगे काउंसिल के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, और अंदर घुस के अब हम चेंजेस लाएंगे, पोस्ट हासिल करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और अंदर घुस के फिर कुछ जलवे दिखाएंगे। स्वराजिस्ट की ऐसी सोच, स्वराजिस्ट या प्रो चेंजर्स की ऐसी सोच नो चेंजर्स के ऊपर से जाती थी, क्योंकि नो चेंजर्स को ऐसा लगता था कि ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इनको लगता है कि चेंज लाएंगे, लेकिन ये जब इलेक्शन लड़ने अंदर पहुंच जाएंगे और जीत जाएंगे, तो जीतने के बाद ये मजे करने लग जाएंगे, क्योंकि जब इनको गाड़ी, बंगला, ऐश, सैलरी, ऐश में नेताओं को देखो ना, बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे हैं जो बैठ जाते कुर्सी में ऐश मारते, तो इनको ऐसा लगता था नो चेंजर्स को कि प्रो चेंजर्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अभी इनके अंदर है कि हम कुछ करेंगे, लेकिन जब ये वहां पहुंच जाएंगे, जब इनको आराम, पक्ष, ऐश और आराम मिलेंगे, तो ये आम जनता की बात सोचना भूल जाएंगे, क्योंकि आम जनता ही मेन है। ऐसा नो चेंजर्स को लगता था, लेकिन प्रो चेंजर्स का सकता था नहीं, ऐसा नहीं है, हम आम जनता की बात भी सोचेंगे और अपनी बात भी रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अंदर घुसना पड़ेगा। प्रो चेंजर्स, प्रो करने वाले जो चेंज लाना चाहते हैं, इन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहते थे, ये लड़े क्या, भी हम आगे की बात करेंगे, लड़े थे कि नहीं लड़े थे। प्रो चेंजर्स में जो आपको नाम ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेल मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड है, सीआर दास और अजमल खान, ये तीन लोग मेन इंपॉर्टेंट है जो प्रो चेंजर्स के अंदर लाइव एक्टिव रहे हैं बहुत ज्यादा। इन लोगों के अचीवमेंट भी है, अचीवमेंट ये थे, दो अचीवमेंट है जो मेनली आपको ध्यान रखने हैं, कि जब अंदर पहुंच गए थे, जब ये अंदर पहुंच गए थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं स्वराज की भावना, स्वराज की फीलिंग को एक्टिव रखा, स्वराज की फीलिंग एंड नहीं कर दी, तो लोगों के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर वो चीज एक्टिव थी। तो पहली पॉजिटिव चीज ये कि डिसकंटिन्यूटी नहीं आई, अभी भी कंटिन्यूटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने अचीव किया था, इन्होंने अचीव क्या किया था, जब ये इलेक्शन जीत के इन्होंने कुछ सीट्स हासिल करी थी, अभी हम बात करेंगे, तो एक पब्लिक सेफ्टी बिल लेके आए थे ब्रिटिशर्स। पब्लिक सेफ्टी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वराजिस्ट का एक अचीवमेंट है। पब्लिक सेफ्टी बिल ये कहता था कि जो लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिशर्स होके, कुछ ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोग थे, उन्होंने हेल्प किया था इंडियंस को, तो ये बोलता था पब्लिक सेफ्टी बिल कि कोई भी ब्रिटिशर्स या इंग्लिशमैन अगर इंडियन की हेल्प करेगा तो उसको उठा के इंडिया के बाहर भेज दिया जाएगा। अब ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है पब्लिक सेफ्टी बिल, तो इसको कैंसिल कराने में बहुत बड़ा रोल था स्वराजिस्ट का। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और अजमल खान ऐसे लोग स्वराजिस्ट या प्रो चेंजर्स बोले जाते थे। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो नो चेंजर्स का ग्रुप था, उनको ये सब फर्जी लगता था, उन्हें लगता था यार अंदर जाओगे कुछ करना वरना है नहीं, आराम मिल जाएगा, ज्यादा ऐश करने लग जाओगे और आम जनता की बात भूल जाओगे। इनकी सोच ऐसी थी। गांधी जी 1922 में जेल जा चुके थे, गांधी जी को लेकिन इन लोगों का पूरा सपोर्ट था और इनको गांधी जी का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि ये
नो चेंजेस गांधी जी के कदमों पे चलते थे। एक चीज ध्यान रखना, प्रो चेंजेस बॉयकॉट बंद कर दिए थे, ये बॉयकॉट चला रहे थे। प्रो चेंजेस स्वराज इंटरनली चेंज लाने के लिए अभी भी जिद्दा रखे थे, ये स्वराज से इनको लेना देना नहीं था। इन्होंने कहा था अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम कंस्ट्रक्टिव और अच्छा काम करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, ऐसा ये सोचते थे। गांधी जी को पूरा सपोर्ट था, गांधी जी का इनको। और यहाँ पे जो लोग हैं, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पे जो नो चेंजेस वाले लोग हैं, जो आपको आगे आने वाली गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़े मेजर रोल प्ले करते दिखेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी के बड़े भाई, जहां बड़ा भाई गया वहीं छोटा भाई गया, विट्ठल भाई पटेल। इनके छोटे भाई थे वल्लभ भाई पटेल को, तो आप जानते ही हो सरदार पटेल जी को। राजेंद्र प्रसाद हो गए, M.A. अंसारी जी हो गए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा नो चेंजेस के अंदर, मतलब कह दो कि नो चेंजेस फीलिंग वाली जो इनके अंदर थी, बॉयकॉट वगैरह की, लेकिन इलेक्शन ही लड़ना ये लेके ये लोग चल रहे थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुई कांग्रेस के अंदर। प्रो चेंजर और नो चेंजर दो टाइप की सोच के लोग बन चुके हैं। जब एक ही जगह दो तरह की सोच के लोग बनते हैं तो ग्रुप डिवाइड हो जाता है। हो गया था प्रो चेंजर नो चेंजर का, दोनों की सोच अलग है, तो भिड़ेंगे दोनों आपस में और भिड़ गए। 1922 का बिहार में गया सेशन, कांग्रेस का गया सेशन, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। गया सेशन 1922 हुआ 1922 का, जिसमें प्रो चेंजर्स वर्सेस नो चेंजर लड़ गए, भिड़ गए एकदम। प्रो चेंजर बोले हम इलेक्शन लड़ेंगे, नो चेंजर बोला अरे हटाओ यार, तुम क्या इलेक्शन लड़ोगे, अंदर घुस के ऐश मारोगे, हमें बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़ भिड़े आपस में। ध्यान ये रखना है, नो चेंजेस को गांधी जी का सपोर्ट था, और गांधी जी एक इंडिया के बहुत बड़े लीडर बन चुके थे। जिसको गांधी का सपोर्ट है वही जीतेगा। इन दोनों की लड़ाई में जीता कौन जीतेगा? जिसको गांधी का सपोर्ट है। किसको गांधी का सपोर्ट है? नो चेंजर, चेंज ही नहीं करना हमें कुछ, हम तो भाई बॉयकॉट करेंगे, बस ये सोच थी। वो जीत गए, उनकी बात मानी गई। कांग्रेस में जो भी वोटिंग हुई, जो भी कुछ हुआ उसके हिसाब से, क्योंकि गांधी जी के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा थे, नो चेंजेस की बात को माना गया और इलेक्शन वाली बात कैंसिल कर दिया गया। माइंड में बना हुआ है, नो चेंजर गांधी का सपोर्ट वॉन। जब यहां से कोई जीता तो ये इरिटेट होगा, इरिटेटेड। प्रो चेंजर्स इरिटेट हुए। जब प्रो चेंजर्स इरिटेट हुए तो इन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे कांग्रेस, हम बनाएंगे अपनी पार्टी और फिर बताएंगे तुमको। और इन्होंने पार्टी बनाई और इनकी जो पार्टी का नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और बनाने वाले जो लोग थे मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर CR दास ये स्वराज पार्टी बनाई। किसने बनाई स्वराज पार्टी? प्रो चेंजर्स ने। कब बनाई? गया सेशन के बाद जब पंगे हो गए। ये चीज जब देखी गांधी जी ने, गांधी जी जेल में थे ध्यान रखना, लेकिन ऐसा लीडर जेल के अंदर से भी गेम खेल लेता है। बैठे बैठे ये सब चीजें देख रहे थे कि कांग्रेस में आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, अच्छी चीज नहीं है, और ये बंदा जाके अलग ही पार्टी बना रहा है। कौन? अपनी अलग पार्टी बना रहा है। मोतीलाल नेहरू, CR दास, अजमल खाई अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, तो ये चीज सही नहीं है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गांधी जी ने लोगों से बात करी, जैसे भी बात करी, जेल के अंदर कोई बड़ा लीडर जाता है तो अंदर अंदर बाहर बाहर सब कुछ कर लेता है। इन्होंने, गांधी जी ने इनसे बात करी, इनको समझाया, आपस में दोस्ती कराई और ये कहा कि ठीक है तुम्हें इलेक्शन लड़ना लड़ लो, लेकिन कांग्रेस से अलग नहीं होगी, क्योंकि वो जानते थे कि यूनिटी के बिना इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। और आज अगर यूनिटी नहीं है तो आगे चल के जो मैं करने वाला हूं वो कभी नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको गांधी जी का कॉन्सेप्ट बताया है। एक छोटा सा इशू उठाओ, उस इशू को लोगों का सपोर्ट लेके बड़ा बनाओ, कांग्रेस से प्रेशर डालो और चेंज लेके आ जाओ, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो और चेंज लेके आ जाओ। ये सिस्टम था। बट अगर यूनिटी नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। इनकी जो पार्टी वाली बात थी वो चलो ठीक है, डिस्कशन हुआ, पार्टी वार्टी वाली बात खत्म हो गई कि ठीक है नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं पार्टी, लेकिन हम इलेक्शन तो लड़ेंगे। तो गांधी ने कहा लड़ लो भाई, तुम इलेक्शन मुझसे मत लड़ो, लेकिन इलेक्शन लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐश मारो, चिल मारो तुम भी, और तुम नो चेंजर हो ना, तो नो चेंज पे फालतू चेंज के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, मत करो चेंज, बैठो आराम से, तुम जरा जाओ तो किसी की हेल्प करके आओ। दोनों को सेटिंग बना दिया। अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान रखना है। गांधी जी 1922 में जेल गए थे, ठीक, 28 तक उनको जेल, 6 साल की जेल मिली थी, बिल्कुल अंदर से चेंजेस आ रहे थे। ये लोग इलेक्शन लड़े। कौन इलेक्शन लड़े? प्रो चेंजर। कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी, है ना, आपके अजमल खां जी, ये लोग प्रो चेंजर्स थे। CR दास इलेक्शन लड़े, जीत गए। क्या गजब की जीत ली। अगर इंडिया के हिसाब से आप देखोगे तो 141 सीट में से ये लोग 42 सीट जीत गए। और इन्होंने एक काम किया, जब ये जीत गए तो विट्ठल भाई जी को स्पीकर बना दिया। विट्ठल भाई जी को स्पीकर बना दिया इन्होंने। दूसरा इवेंट जो ध्यान रखने वाला वो ये है कि गांधी जी को 1922 से 1926 तक जेल में रहना था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने जुगाड़ लगा ली और 1924 को जेल से बाहर आ गए। गांधी जी 1924 में जेल से बाहर आ गए थे। खिलाड़ी बाहर आ चुका है दिमाग लगाने वाला। जब 1924 में बाहर आ चुके हैं गांधी जी, तो उन्होंने पहला कांग्रेस का सेशन एज अ प्रेसिडेंट हेड बनके किया। ध्यान रखना, गांधी जी ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एक ही सेशन किया है।
1924 में वो जेल से बाहर आए थे, 1924 में जेल से बाहर आए थे और 1925 में बेलगांव कर्नाटक में एक जगह है, वहां पे कांग्रेस का एक सेशन हुआ जो गांधी जी ने एज अ प्रेसिडेंट वहां पे रिप्रेजेंट किया अपने आप को। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्शन जीते हैं, गांधी जी बाहर आ चुके हैं, बेलगांव सेशन में एज अ प्रेसिडेंट कांग्रेस को हेड कर चुके हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि 1925 में जो एक इंपॉर्टेंट प्रो चेंजर थे सीआर दास जी, उनकी डेथ हो गई, वो चले गए। अब सिस्टम कुछ ऐसा बना, सीआर दास एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, वो जा चुके थे, ये लोग इलेक्शन जीत चुके थे, ठीक है, गांधी जी अपना अलग कांग्रेस में सेशन ले ही रहे थे। अब सिस्टम कुछ ऐसा बन रहा है कि जो लोग इलेक्शन जीत गए, नो चेंजर तो चेंज कर ही रहे, वो तो साइड चले गए। अब अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, अब सिस्टम कुछ ऐसा बन रहा है कि अब जो कंट्रोल लेके लोग चल रहे हैं वो है स्वराजिस्ट। कांग्रेस का कंट्रोल अभी कहीं ना कहीं, नो चेंजर तो निकल लिया, किसी काम के ही नहीं है वो तो, जो प्रो चेंजर है उसमें जो कंट्रोल है वो प्रो चेंजर स्वराजिस्ट के हाथ में है। पर स्वराजिस्ट के हाथ में चेंज आने की वजह से अब चेंज लाने की कोशिश जो करनी थी, उसका मतलब ये था कि ये लोग अब कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, है ना। अब यहां पे इनके बीच में भी कुछ ग्रुप्स डेवलप होने लग गए, दो टाइप के ग्रुप डेवलप होने लग गए जिनको बोला जाता है, टेक्निकली बोला जाता है रिस्पॉन्सिविस्ट या नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। देखो दो तरीके की डिवीजन होने लगे, किसके अंदर हो रहे हैं, ये बना हुआ है देखो, कांग्रेस प्रो चेंजर और नो चेंजर में था, उसके बाद प्रो चेंजर के दो ग्रुप थे, रिस्पॉन्सिविस्ट नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। ये प्रो चेंजर के अंदर डेवलप होने लगा। कब, जब ये सब हो गया, चेंजेस आने लग गए, 1925 में सीआर दास जी की डेथ भी हो गई, उसके बाद इनके बीच में आपस में भिड़ंत होने लग गई, ये आपस में लड़ने लग गए। रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप जो था वो ये कहता था कि इंडिया के अंदर हम जो भी लॉ बनने देंगे का मतलब इलेक्शन में जा चुके हैं अभी, और सारे लॉस हिंदू फेवरिंग होंगे, मतलब जो भी इंडिया के अंदर लॉ बनेगा वो हिंदू को फेवर करता हुआ तो बनना ही चाहिए, मैंडेटरी, बाकी के लिए बनाना, लेकिन हिंदू को फेवर तो होना ही चाहिए। ये रिस्पॉन्सिविस्ट की सोच थी। और रिस्पॉन्सिविस्ट सोच रखने वाले कुछ लीडर्स की अगर मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े जो लीडर हैं इंपैक्ट वाले, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय, ये लीडर थे, ये रिस्पॉन्सिविस्ट थे। इनको लगता था कि कोई भी अगर रूल बना तो हिंदू को तो फेवर करना ही चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तान, ऐसा की सोच थी। दूसरा जो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे, जैसे फॉर एग्जांपल मोतीलाल नेहरू, वो ये कहते थे कि कुछ लॉ ऐसे भी बन सकते हैं जो हिंदू को फेवर ना किए जाए, किसी और कम्युनिटी को फेवर किया जाए। तो दो अलग अलग तरीके की सोच रखने वाले लोग आपस में भिड़ने लग गए। ये थे कौन, प्रो चेंजर्स थे। कौन थे ये, स्वराजिस्ट थे, कुछ करना चाहते थे, इनके बीच में आपस में भिड़ंत होने लगे। जब आपस में लड़ाई होने लगी तो ये आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए, मेन आदमी ही आपस की ग्रुप ही लड़ मिले, जो मेन लीडर है, तो फिर ग्रुप में क्या बचा, जब मेन लीडर ही लड़ गया तो ग्रुप वीक होने लग गया। मतलब कांग्रेस में नो चेंजर्स पहले जा चुके, मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से एकदम पकड़ना, फिर हिस्ट्री रिपीट हो रही है 1907 वाली, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स, प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स गए बाहर, प्रो चेंजर्स में फिर डिवीजन, फिर लड़ाई, और जब भी लड़ाई होती है तो वो ग्रुप डिवाइड हो जाता है, और वो ग्रुप जब डिवाइड हो जाता है तो ग्रुप के अंदर ताकत नहीं बचती। उधर 1907 में स्प्लिट हुआ था, यहां पे अब फिर से कहीं ना कहीं डिवीजन आने लग जाएगा। और जब भी ऐसा होता है कि कोई लीडर गायब हो जाता है और कोई ग्रुप वीक पड़ जाता है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, पहले भी बताया था, ऐसे केस में क्या होता है जब लीडर ही नहीं है और ग्रुप भी वीक बच चुके हैं, तो उड़ा दो बम से किसी भी, जहां भी ब्रिटिशर्स देखे मारो, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांति लाई जाएगी, ऐसी सोच पड़ने लगती है। फिर वही होने लग गया, जब ये लोग वीक पड़ने लग गए, कांग्रेस के पास कोई बढ़िया लीडर बचा नहीं, गांधी जी अपना अलग ही गेम खेल रहे थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है हमें, तो अब टाइम आया धमाके होने का। धमाका ही कौन करता है, क्रांतिकारी करता है। अब धमाके का टाइम आ गया है, 1925 के बाद की बात कर रहा हूं, धमाके का टाइम हो गया है। धमाके का टाइम 1920 से भी स्टार्ट हो चुका था, 1922 में और बढ़ा था, जब चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया था। मतलब 1922 से कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरिस्ट एक्टिव है, ऐसे मान लो, वो एक्टिव है, अपना काम कर रहे हैं, पर यहां पे अब उनको और ज्यादा मौका मिल गया, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है, अब तो हमें ही करना है, हमें उड़ाना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह बहुत चलती थी, लोगों को इंफॉर्मेशन होने लग गई थी। इंडिया के अंदर जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, वो और कंट्रीज को बारे में भी पता लगता, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन आती थी। रशिया के अंदर आपको मैंने जो वर्ल्ड वॉर का लेक्चर पढ़ाया था, देख सकते हो आप लिंक पे जाके, वर्ल्ड वॉर के लेक्चर में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि रशिया के अंदर जब 1917 के आसपास वर्ल्ड वॉर खत्म होने का टाइम आ रहा था, तो रशिया के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, याद है, बताया था मैंने। रशियन रिवॉल्यूशन जो था उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि कम्युनिस्ट बनना चाहिए कंट्री को। कम्युनिस्ट का मतलब होता है, देखो दो तरीके की सोच होती है, एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है कम्युनिस्ट। ये सब चीजें मैं अलग से भी आपको समझाऊंगा पॉलिटी के अंदर, लेक्चर्स में आपको मैं एक बार बता भी चुका हूं, पॉलिटी का पहला लेक्चर देखना। कैपिटलिस्ट सोच जो होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट जो होता है, वो ये होता है कि किसी प्राइवेट ओनरशिप में सब चीजें होंगी,
प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बिल्डर्स, सब चीजें प्राइवेट। कॉमन किसी के पास कुछ नहीं है। एक कोई कंपनी है, उसके बहुत पैसा है तो सारा कंट्रोल उसी के पास है। कैपिटलिस्ट। कम्युनिस्ट सोच जो होती है वो ये होती है कि भाई पैसा जो है सबके पास एक जैसा होना चाहिए और वो अपने हिसाब से को स्पेंड कर सकते हैं, अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात करता है। कम्युनिस्ट का जो वर्क है, जो रशियन रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ था, वो ये था कि कैसे भी करके कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंको, चाहे रिवॉल्यूशन लाने पड़ जाए, मारा पीटी करनी पड़ जाए। रशिया के अंदर ये चीज स्टार्ट हो चुकी थी। 1917 के अंदर बवाल होने लग गया था रशिया के अंदर। इंडिया में रिवॉल्यूशनरीज जो थे, जो क्रांतिकारी थे, वो देख रहे थे कि अच्छा, इतना बड़ा कंट्री में इतनी बड़ी जगह अगर ऐसा हो सकता तो ये तो कुछ भी नहीं है। वो लोग देख रहे थे और कहीं ना कहीं जैसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाहर की चीजें देख के, वो भी इन्फ्लुएंस हो रहे थे, बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो वहां पे जो चीजें हुई वो देख के, ब्रिटिश भी तो कैपिटलिस्ट ही है, ब्रिटिश कोई कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट थोड़ी है। तो इंडिया के अंदर वही चीज आ गई कि हटाओ इनको। इसका मतलब यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम को हटाना है, ये इंडियन की सोच है। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है, हिंदी में बच्चे बोलते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद सिस्टम को हटाना है, इसको हटाना है। और कौन सा सिस्टम बनाना है? हमें साम्यवाद सिस्टम बनाना है, कम्युनिस्ट सिस्टम बनाना है। इंडिया के अंदर ये भी सोच आने लग गई, बिल्कुल आने लग गई। ये सोच आ रही थी किसके अंदर? जो गुस्से में बैठे रिवॉल्यूशनिस्ट थे, क्रांतिकारी थे। क्यों गुस्से में थे? चौरी चौरा में दिक्कत हुई, रॉन कॉर्पोरेशन वापस गया, उसके बाद कुछ हो नहीं पा रहा है, लीडर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बेमतलब की चीजें कर रहे हैं, फिर आपस में लड़ रहे हैं, तो लोग तो चिढ़ेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। गुस्से वाले रिवॉल्यूशनरिस्ट को मिला एक आइडिया। जब ये आइडिया उन्हें मिला, देखो कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ना एकदम यार, तभी मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। 1925 के बाद की बात कर रहा हूं मैं। जब उनको ये आइडिया मिलने लगे तो उस टाइम पे बहुत सारी पार्टीज बनने लग गई। एक चीज ध्यान रखना, कुछ पार्टीज पहले ही बन चुकी थी लेकिन वो एक्टिव अब बहुत ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे, छोटे मोटे बमलास कर रहे थे, अब वो बड़ा खेल खेलने लग जाएंगे। रशियन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट, उसके बाद एंग्री गुस्से वाले रिवॉल्यूशनरीज मिलके अब एक्टिव होने लग गए। कुछ पार्टीज थी, जैसे एक पार्टी की हम बात करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में ये बनी थी, अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाने वाले दो लोग थे, एम.एन. रॉय और अबानी मुखर्जी। इन लोगों ने बनाया था और ये जो उसका सिस्टम था ये ताशकंद में बना था 1920 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एक और पार्टी यहां पे बन चुकी थी जो अब एक्टिव हो जाएगी, वो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 कानपुर में बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बहुत दमदार चीज आने वाली है, मजा आ जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बन चुकी थी कानपुर के अंदर, और इसको बनाने वाले जो लीडर थे उसमें से जो बहुत फेमस है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इनका ही है, दिल में तो सबके है, बनाया इन्होंने है। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल और योगेश चंद्र, इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी। आगे चल के चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी सब जुड़ने वाले हैं यहाँ पे। 1924 या 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नाम देख रहे हो कम्युनिस्ट, कहां से? रशियन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट देख रहे हो। अच्छा वहां ऐसा हो गया, हम भी कर देंगे, हम भी उड़ा देंगे, ये भी तो कैपिटलिस्ट है, ये भी तो पूंजीवाद चला रहे हैं ब्रिटिशर्स, ये तो और पूंजीवाद, हमारी पूंजी निकाल ले रहे हैं, हम इन्हीं को उड़ा देंगे। इन्होंने पार्टी बनाना शुरू किया और पार्टी बनाने का जो पार्टीज बनने लगी अलग अलग, उनका एक ही एम था, कॉन्सेप्ट पकड़ना, उनका एक ही एम था, कैसे भी पूंजीवाद को साम्यवाद में बदलना है, कैसे भी कैपिटलिस्ट सिस्टम को कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर बदलना है, और बदलने के लिए जो चला रहा है उसको भगाना है, उसको भगाने के लिए हमें चाहिए हथियार। इनका सिंपल एक फंडा था, आर्म रिबेलियन, हथियारों का यूज करो और ब्रिटिशर्स को हटा दो। लेकिन हथियारों का यूज करने के लिए कॉन्सेप्ट समझ रहा, पैसा चाहिए, पैसा तो है नहीं, तो पैसा किसके पास है? बेटा पैसा ब्रिटिशर्स के पास है, तो छीन लो। इसका मतलब इनका कॉन्सेप्ट ये बन गया सिंपल सा कि भैया आर्म्स चाहिए, हथियार चाहिए, हथियार के लिए चाहिए पैसा। देखो बनाया मैंने कितना बढ़िया आपका माइंड मैप। हथियार के लिए चाहिए पैसा, मनी। आर्म रेबेलियन के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज यू शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। पैसा होना चाहिए। पैसा किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास है, लूट लो। तो ब्रिटिशर्स को लूट के जो पैसा लिया जाएगा उस पैसे से आर्म्स खरीदे जाएंगे, और आर्म्स खरीदने के बाद रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ये बनाया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और ये बनाने के लिए हम वोटिंग करेंगे, एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज करेंगे, जिसके अंदर वोटिंग करेंगे। ये इनका पूरा प्लान था। आर्म्स चाहिए, ब्रिटिश से पैसा छीनो, आर्म्स खरीदो, ब्रिटिश को मारो, भगाओ मार के, और उसके बाद अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बना लो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया क्या नाम लगता अगर बन जाता ना, बिल्कुल।
यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो गई जो आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो पार्टीज बन चुकी थी उन पार्टीज में अब एक्टिविटीज होने लग गई। पहली एक्टिविटी, हथियार चाहिए, हथियार के लिए पैसा चाहिए। काकोरी केस, काकोरी के अंदर हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। काकोरी केस क्या था? बुक्स में आपको काकोरी रॉबरी केस मिलता है। रॉबरी मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर मैं भी उस फेज में होता तो कहीं ना कहीं शायद मैं रिवॉल्यूशनरिस्ट फेज में ही होता। मैं ये मॉडरेटर और ये जो चलते हैं ना फालतू टाइम पास, ऐसा नहीं होता। तो मुझे एक चीज हमेशा समझ में आती है, हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ फील करने वाली चीज है। अगर आप फील कर पाओगे अंदर से तो आपके अंदर खुद पैट्रियटिज्म आ जाएगा और फिर आप लिख के आओगे आंसर गजब का, तब मजा आएगा। और फील करके पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, क्योंकि ये तो रियलिटी है ना यार, आया ही यही चीजें, इसीलिए आप जी रहे हो आराम से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई हैं। कहीं ना कहीं हर चीज ने ब्रिटिशर्स पे इंपैक्ट डाला है, चीज को ध्यान रखना। अकेला ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सब कुछ कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं लास्ट में कुछ ऐसी चीजें लेके आऊंगा जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी, तो आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। 9 अगस्त 1925 एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। 9 अगस्त 1925 काकोरी में ट्रेन जा रही थी ब्रिटिशर्स की, पैसा चाहिए था, आर्म्स खरीदने, लूट लिया। लूटने की वजह से काफी लोग अरेस्ट हुए। इस केस में चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं शामिल थे, लेकिन जो मेन लीडर थे वो रामप्रसाद बिस्मिल जी थे। जो लोग अरेस्ट हुए और कुछ लोगों को फांसी दे दी गई, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल जी, आपके अशफाकुल्लाह खान जी, उसके बाद रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, इन सब चीजों को, इन सब लोगों को यहाँ पे फांसी दी गई। एक चीज ध्यान रखना, ये राजेंद्र लहरी जी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं थे, बट फंस गए थे लोग, ब्रिटिशर्स ने इनको बाहर छोड़ा नहीं और इनके ऊपर गलत केस मार के इनको फांसी दे दी। ये एक्चुअल में ही वाज नॉट इवन इन्वॉल्व। चंद्रशेखर आजाद जी इन्वॉल्व थे, लेकिन वो बच गए, निकल गए थे, लेकिन उनके साथ आगे बहुत कुछ हुआ है, उसको हम समझेंगे। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो, इन चारों लोगों को फांसी दी गई थी, ये चारों लोग शहीद हुए थे इस काकोरी वाले केस में, जहां पे हमें लूट का पैसा आर्म्स खरीदने के लिए यूज करना था, क्योंकि हमें कम्युनिज्म वाला सिस्टम यूज करके ब्रिटिशर्स को भगाना है मारपीट के, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना है। क्लियर। 1925 में काकोरी वाला केस हुआ, एक्टिविटीज बढ़ने लग गई, बवाल होने लग गए। थोड़ा टाइम तक बवाल होते गए, बम छोटे छोटे होते गए, चीजें प्लानिंग होती गई। इधर भगत सिंह पढ़ रहे थे लाहौर कॉलेज में, लॉ पढ़ रहे थे भाई साहब, और उनके उधर दोस्त बनने लग गए, सुखदेव गजब के दोस्त बनने लग गए, एकदम एक जैसी सोच रखने वाले। मैंने आपको बताया था, जैसी एनर्जी आपकी होती है वैसी एनर्जी के दोस्त बनते हैं, है ना। आप अगर 24 घंटे पढ़ने वाले हो तो आपके 24 घंटे वाले पढ़ने वाले दोस्त बनेंगे, मेरे तो नहीं बनते थे क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था। तो ऐसे ही दोस्त बनते हैं जैसे आपकी एनर्जी होती है, समझ में आ रहा है। भगत सिंह के दोस्त बनने लग गए थे 1928 के अंदर, 1928 के अंदर। याद रखना, अभी जो हमने पढ़ा था वो हिंदुस्तान रिपब्लिक, जो अभी मैंने आपको याद है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे सोसाइटी बताया था, ये जो सिस्टम हमारा कम ये बना था, एक सेकेंड वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था ये, यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। अब तुरंत इधर आ जाओ, 1928 के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंदर एक वर्ड और फिट किया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, सोशलिस्ट, ये वर्ड फिट किया गया। और चंद्रशेखर आजाद जी ने इस चीज को बनाया, HRSA को, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, इसको बनाया। और इस एसोसिएशन के अंदर कुछ नए मेंबर्स भी आए, जिन नए मेंबर्स में बहुत ही बड़े नाम है, जैसे कि भगत सिंह जी, सुखदेव जी, और उसके बाद शिव वर्मा। ये कुछ ऐसे नाम है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आगे हिस्ट्री के अंदर। ये लोग HRSA में आके जुड़े। चंद्रशेखर आजाद जी भी वो मेन आदमी थे, उन्होंने इस चीज को बनाया था 1928 सितंबर में दिल्ली में 1928 में सितंबर में ये काम हुआ, HRSA बना, HRA से HRSA बना, सोशलिस्ट वाला सिस्टम फिट कर दिया गया। बिल्कुल, भगत सिंह, सुखदेव और शिव वर्मा जुड़ चुके थे, इन्होंने HRSA बना लिया। अब इन लोगों ने प्लानिंग करनी स्टार्ट करी, इन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि कैसे हम कोई चेंज ला सकते हैं, 1928 सितंबर की बात हो रही थी। यहां 1928 में एक ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा बवाल कर दिया, साइमन कमीशन एक कमीशन था जो वहां पे एक, कह दो आप, जॉन साइमन नाम का जिसने बनाया था ये कमीशन, वो कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहता था यहाँ पे, तो इसने कमीशन बना के यहाँ पे भेजा। बट ये इंडियंस के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ज्यादा दिक्कत थी, इसको हम अलग से देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एक्ट्स की क्लास में अलग से लूंगा सारी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आप रिलेट कर पाओ। अभी इतना समझो, ये हमारे लिए नुकसानदायक था, क्योंकि हमारे नुकसानदायक था तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। साइमन कमीशन जब 1928 में आया तो उस समय बहुत बवाल होने लग गए,
यहां लाला लाजपत राय और पूरा ग्रुप भगत सिंह सब लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे, बोलते हैं साइमन गो बैक, जाओ भाई वापस लेके, हमें नहीं चाहिए ये सब चीजें, हमारे लिए अच्छी नहीं है। बोलते चले जा रहे थे, पुलिस कंट्रोल कर रही थी। वहां पुलिस को कंट्रोल करने वाला एक बंदा था, सॉन्डर्स ने यहां पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो गलती उसको जिंदगी पे भारी पड़ गई। उसने यहां पे बोल दिया, ऑर्डर दे दिया लाठीचार्ज का, और जब लाठीचार्ज हुई तो वहां पे लाला लाजपत राय जो मेन लीडर हमेशा से रहे हैं, मैंने आपको दिखाया, अभी बताया है, समझाया है, वो आगे खड़े थे, उनको लाठी लगी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो यहां पे भगत सिंह जी बहुत ज्यादा एडमायर करते थे लाला लाजपत राय जी को। बहुत बड़ा झटका लगा और गुस्सा आया, बहुत भयंकर गुस्सा आया, इतना भयंकर गुस्सा आया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया इस बंदे को तो मारना है, इस बंदे को तो उड़ाना है, और इस बंदे को उड़ाने के लिए मेरे साथ जो जो आएगा वो आज हाथ खड़ा कर दे। बहुत सारे लोगों ने प्लान बनाया, HRSA ने बैठ के प्लान बनाया सॉन्डर्स को मारने का। यहाँ पे मेन रोल प्ले करने वाले लोग हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों पहुंचे सॉन्डर्स को मारने। सॉन्डर्स बाहर आ रहा था, निकल रहा था, तो उन्होंने सबने प्लान बनाया और घेर के गोली से उसको मार दिया। जब गोली से मार दिया तो गुस्सा शांत नहीं हुआ और गुस्सा बढ़ा। एक चीज ध्यान रखना, भगत सिंह वो इंसान है जिस इंसान के लिए सिर्फ अपनी जिंदगी देश के नाम करना उसका एम है बस। भगत सिंह ने जब ये प्लानिंग और ये चीजें बोली थी, जब लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक स्टेटमेंट बोला था, लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्लोगन बोला। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे नवंबर 1928 के अंदर ये लाठीचार्ज हुआ है जहां पे इनकी डेथ हो गई है लाजपत राय जी की, और दिसंबर 1928 में अगले महीने ही भगत सिंह जी ने मार दिया उसको, सॉन्डर्स को। बोलते हैं जो स्लोगन उन्होंने बोला था वो ये था कि आज भी अगर तेरा खून नहीं खौला तो वो खून नहीं, पानी है। जो देश के ही काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये मोटिवेट करने के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी को, पूरे के पूरे सिस्टम को, जो HRSA के अंदर चलता था, सबको मोटिवेट किया और सॉन्डर्स को निपटा के वापस ऊपर भेज दिया। ऊपर लाला लाजपत राय पहले वेट कर रहे होंगे, डंडा लेके, अब मारा होगा खूब अच्छे से। यहां पे चीजें खत्म नहीं हुई हैं, यहां चीजें स्टार्ट हुई हैं। भगत सिंह ने एंड कर दिया यहां पे सॉन्डर्स का, और एक बहुत बड़ा मैसेज भेज दिया कि अब इतना आसान नहीं है हमें दबाना, क्योंकि अब वो लोग आ चुके हैं जो लोग सीधा गोली से बात करते हैं, उनको आराम की बात आती ही नहीं है। तो अब समझाओगे अगर हमें, तो हम तुम्हें अच्छे से गोली से समझाएंगे। बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है इन चीजों का। डरता है कोई भी इंसान है यार, किसी को मार दोगे जाके उसके ऑफिसर को तो घबरा जाएगा कोई भी सिस्टम, वो दिखाएंगे नहीं, बड़ा इंटरनली हिल जाते हैं पूरे के पूरे। यहां से बिगिन हुआ एक नया एरा, रिवॉल्यूशनरी सिस्टम का एक बहुत ही भयंकर एरा, जहां पे बहुत सारी चीजें हुई। उन चीजों की वन बाय हम बात करेंगे, और भगत सिंह के जो रोल है, जो आगे उन्होंने किया है, उसको हम डिस्कशन करेंगे, जो बुक्स में आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं ढूंढ के निकाल के आपके लिए डेटा और चीजें लेके आता हूं। तो क्लास को पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, पुरानी क्लास सारी देखो, नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। एक चीज याद रखना, ये तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, सब इन्होंने मिलकर मारा, ऐसे ध्यान रखना, कंबाइंड एफर्ट है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा था ग्रुप के लिए मैं फिर से बता देता हूं, टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है 6397788939। इस पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मैसेज कर देना, वरना टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके नंबर सेव करके कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल ये सर्च कर लेना, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसमें नोट्स पहुंच जाएंगे। मेहनत करते रहो, क्लास अच्छी लगती है शेयर करते रहो, बच्चे बढ़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि और ज्यादा बेटर आपको दूं, बट रिजल्ट चाहिए मुझे। जो क्विज वगैरह मैं ले रहा हूं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जो बीच बीच में क्विज हो रही है, उसमें आंसर्स और करेक्ट चाहिए। लेक्चर्स रिवाइज करोगे तो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। कल पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों ही क्लास आपको मिलेगी। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।